स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में नल जल योजना से अब हर घर को मिलेगा 8 घंटे पानी। पीएचईडी ने जारी कर दिया नया शेड्यूल। दरअसल बात यह है कि बिहार में हर घर नल का जल योजना को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। पीएचईडी ने जलापूर्ति का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके तहत अब लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा समय तक पानी मिलेगी। नए शेड्यूल के मुताबिक कई इलाकों में सुबह, दोपहर और फिर शाम अलग अलग समय पर पानी की सप्लाई की जाएगी, जिससे कुल जलापूर्ति अवधि बढ़कर के 8 घंटे तक हो जाएगी। विभाग का उद्देश्य लोगों को नियमित और फिर पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। खास करके गर्मी के मौसम में पानी की बढ़ती जरूरत को देखते हुए ये बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएचईडी ने संबंधित अधिकारियों को नए समय के अनुसार जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राहुल गांधी की महिला बच्चों के साथ नाव में तस्वीर वायरल। गिरिराज सिंह ने पूछा कौन है साथ, कांग्रेस ने दिया जवाब। दरअसल बात है कि कांग्रेस नेता लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल होने के बाद बिहार के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जब वायरल तस्वीर में राहुल गांधी एक महिला और फिर बच्चे के साथ नाव पर नजर आ रहे हैं। तस्वीर को लेकर के गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर सवाल किया है कि ये तस्वीर कहां की है, कब की है और राहुल गांधी के साथ मौजूद महिला और बच्चा कौन है। गिरिराज सिंह के सवाल के बाद इस तस्वीर को लेकर के सोशल मीडिया पर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए राहुल गांधी से उनके साथ मौजूद लोगों के बारे में जानकारी मांगी है। इसके बाद कांग्रेस की ओर से इस मामले पर सफाई सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने गिरिराज सिंह से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि तस्वीर में दिखाई दे रही महिला और बच्चा राहुल गांधी के मित्र की पत्नी और उनका बच्चा है। कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी अपने मित्र के परिवार के साथ छुट्टी पर थे और उसी दौरान यह तस्वीर ली गई थी। बताया गया है कि राहुल गांधी के मित्र खुद उस तस्वीर में मौजूद नहीं थे। जब सुप्रिया श्रीनेट ने गिरिराज सिंह पर पलटवार करते हुए उनकी टिप्पणी की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा है कि महिला और पुरुष को साथ देख करके इस तरीके के सवाल उठाना उचित नहीं है। जब कांग्रेस प्रवक्ता ने गिरिराज सिंह की पोस्ट पर ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें इस तरीके की टिप्पणी करने के बजाय तस्वीर के संदर्भ की समझना चाहिए। पति से करवाया तलाक, हवस का बनाया शिकार और फिर मुकर गया दरिंदा। बिहार की सनसनीखेज कहानी ने उड़ाए सबके होश। दरअसल बात है कि बिहार के वैशाली से सामने आई एक ऐसी कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया है, जिसमें एक महिला ने जिस शख्स के भरोसे अपना परिवार तक छोड़ दिया, उसी पर अब गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि युवक ने पहले उसे प्यार और शादी का भरोसा दिया, पति से तलाक लेने के लिए तैयारी कराया और फिर तलाक लेने के बाद अपने वादे से मुकर गया। महिला का दावा है कि करीब 5 साल तक उनका शोषण किया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया और यहाँ तक कि 2 बार गर्भपात कराने का भी आरोप है। मामला अब कोर्ट तक पहुँच गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये पूरा मामला बिहार के वैशाली जिले से सामने आया है। वैशाली जिला के बिदुपुर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक महिला ने बिदुपुर बाजार निवासी सूरज कुमार पर करीब 5 साल पहले तक शादी का झांसा देकर के शारीरिक शोषण और ब्लैकमेल करने का गंभीर आरोप लगाया। जब महिला के मुताबिक सूरज की उसके पति से दोस्ती थी और इसी वजह से उसका घर में आना जाना था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी। यह पीड़िता का आरोप है कि एक दिन सूरज ने उसके साथ सेल्फी ली और बाद में उसी तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर के उसे अपने प्रभाव में ले लिया। बिहार में शराबबंदी खत्म करने की सिफारिश, नई रिपोर्ट से छिड़ी बहस, बीजेपी के लिए मुश्किल क्यों है फैसला। दरअसल बात है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक नई रिपोर्ट में बिहार में लागू शराबबंदी को खत्म करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में शराबबंदी के सामाजिक और फिर आर्थिक असर को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। इसके बाद बिहार की राजनीति में बहस तेज हो गई है। खास बात यह है कि शराबबंदी का मुद्दा अब सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्तापक्ष से जुड़े नेताओं की अलग अलग राय भी सामने आ रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर शराबबंदी हटाने की सिफारिश सामने आ गई है तो फिर बीजेपी और एनडीए सरकार के लिए फैसला लेना इतना मुश्किल क्यों है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शराबबंदी से महिलाओं के खिलाफ अपराध में अपेक्षित कमी नहीं आई है और इसके साथ अवैध शराब के कारोबार में बढ़ोतरी जैसी समस्याएं भी सामने आई है। यही रिपोर्ट अब सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। अगर शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की बिक्री और तस्करी पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही है तो क्या मौजूदा कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ शराबबंदी को खत्म करने का फैसला सिर्फ आर्थिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। बिहार में इस कानून को महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा और फिर परिवारों की आर्थिक स्थिति से जोड़ करके देखा जा रहा है। इसी वजह से यह फैसला बीजेपी और फिर पूरे एनडीए के लिए आसान नहीं है। प्रशांत किशोर की रोजगार क्रांति,
बांकीपुर के 10,000 युवाओं को दिलाएंगे नौकरी, मांगा सीवी। दरअसल बात है कि बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर से युवाओं के रोजगार को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। जनसुराज पार्टी के नेता और बांकीपुर के नवनिर्वाचित विधायक प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि उनकी टीम अगले 1 से 2 साल में बांकीपुर के कम से कम 10,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने की कोशिश करेगी। इसके लिए उन्होंने बेरोजगार युवाओं से अपना सीवी और फिर बायोडाटा उनके कार्यालय में जमा कराने को कहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये सरकारी नौकरी देने की योजना नहीं है, बल्कि उनकी टीम देश भर की कंपनियों और फिर अपने संपर्कों के जरिए युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर दिलाने का प्रयास करेगी। उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि कुछ युवाओं को नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ सकता है। ये घोषणा उन्होंने बांकीपुर क्षेत्र में अपनी आभार यात्रा के दौरान की है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव के बाद वे इसी काम पर लगे हुए थे और अब रोजगार के इस अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र के परिवारों से अपील की है कि अगर उनके घर में कोई पढ़ा लिखा और फिर बेरोजगार युवा है तो उसका बायोडाटा उनके कार्यालय तक जरूर पहुंचाएं। प्रशांत किशोर ने बिहार में बेरोजगारी, पेपर लीक और फिर शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि युवाओं के सामने रोजगार का संकट है और इसी वजह से बड़ी संख्या में युवा दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं। अब बांकीपुर के युवाओं की नज़र इस बात पर है कि प्रशांत किशोर का ये रोजगार अभियान किस तरह से आगे बढ़ता है और उनके कार्यालय में जमा होने वाले सीवी में से कितने युवाओं को वास्तव में नौकरी मिल पाती है। अगर ये पहल सफल होती है तो बांकीपुर के साथ साथ बिहार की राजनीति में भी रोजगार के मुद्दों को लेकर के इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव का सीएम सम्राट चौधरी पर हमला, बोले उर्दू, अरबी, फारसी शिक्षकों से भेदभाव बंद करे सरकार। दरअसल बात है कि बिहार में सरकारी शिक्षकों के तबादले को लेकर के सियासत गर्मा गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर के उर्दू, अरबी और फारसी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने सरकार पर इन विषयों के शिक्षकों के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव का कहना है कि कई स्कूलों में पर्याप्त संख्या में छात्र होने के बावजूद उर्दू, अरबी और फिर फारसी के स्वीकृत पदों को सरप्लस यानी कि अतिरिक्त बता करके शिक्षकों को तबादला सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने ऐसे मामलों की निष्पक्ष तरीके से दोबारा समीक्षा कराने और नियमों के खिलाफ पाए जाने वाले तबादलों को रद्द करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने खास तौर पर यह भी कहा कि जिस स्कूल में किसी विषय का सिर्फ एक शिक्षक है, उसे सरप्लस बता करके हटाने से उस विषय की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। उन्होंने 5 साल से कम सेवा अवधि वाले शिक्षकों, संविदा शिक्षकों और फिर हाल में तबादला पाए शिक्षकों के मामले में भी दोबारा जांच की मांग की है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने उर्दू और फिर संस्कृत के शिक्षकों की उपलब्धता हर सरकारी स्कूल में सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने अनुदानित मदरसों और फिर सांस्कृतिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के लंबित वेतन का मुद्दा भी उठाया है। यदि आरजेडी छोड़ देता तो आज मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री होता, भाई वीरेंद्र का बड़ा दावा। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के एक बयान ने चर्चा तेज कर दी है। भाई वीरेंद्र ने दावा कर दिया है कि अगर उन्होंने मुश्किल के दौर में आरजेडी और लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ दिया होता तो आज वे बिहार के उप मुख्यमंत्री होते। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर और फिर पार्टी के प्रति लंबे समय से चले आ रहे निष्ठा का जिक्र करते हुए ये बात कही है। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि एक समय ऐसा भी था जब आरजेडी के पास विधानसभा में सिर्फ 22 विधायक रह गए थे। उस दौर में कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ बने रहने का फैसला किया। उनका कहना है कि अगर वे उस समय पार्टी छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में चले जाते तो उनकी राजनीतिक स्थिति आज अलग होती और संभव है कि वे बिहार के उप मुख्यमंत्री होते। भाई वीरेंद्र ने यह भी कहा कि उन्होंने आरजेडी और फिर लालू प्रसाद यादव के साथ रहने के लिए काफी त्याग किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति किसी पद या फिर व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। उनका लक्ष्य आरजेडी की विचारधारा और फिर पार्टी के सिद्धांतों को गांव-गांव तक पहुंचाना है। उन्होंने यह भी कहा है कि वे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं और पार्टी के लिए लगातार काम करते रहेंगे। वहीं पर हाल ही में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ उनकी मुलाकात को लेकर के उठी राजनीतिक चर्चाओं पर भी भाई वीरेंद्र ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी से मुलाकात क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर के हुई थी और इसका कोई भी राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। जमीन का दाखिल खारिज कराने में किसान परेशान, कहीं 95% काम पूरा तो फिर कहीं पर 50% भी नहीं। दरअसल बात है कि बिहार में जमीन के दाखिल खारिज को लेकर के किसानों और फिर जमीन मालिकों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सरकार की ओर से दाखिल खारिज के मामलों को तेजी से निपटाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन मोतिहारी जिले के अलग अलग अंचलों में काम की रफ्तार में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। कहीं 95% से ज्यादा मामलों का निष्पादन हो चुका है तो फिर कहीं पर अभी भी 50% काम पूरा नहीं हुआ है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जिले में 30,300
52 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 7,755 आवेदन अभी भी लंबित है। सबसे अच्छी स्थिति केसरिया अंचल की है, जहां पर दाखिल खारिज के 95.52% मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। बिहार में आईडी डीआईजी को मिली स्पेशल मजिस्ट्रेट की शक्तियां, सम्राट सरकार का फैसला। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर के बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है, जहां राज्य में आईजी और डीआईजी स्तर के पुलिस अधिकारियों को अब स्पेशल मजिस्ट्रेट की शक्तियां दी गई है। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य गंभीर परिस्थितियों में पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के लिए अतिरिक्त अधिकार देना है। इसके तहत संबंधित अधिकारी कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में मजिस्ट्रेट की भी कुछ शक्तियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे संवेदनशील परिस्थितियों में निर्णय लेने और फिर प्रशासनिक कार्रवाई करने में तेजी आएगी, खास करके भीड़ नियंत्रण, शांति व्यवस्था बनाए रखने और फिर गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति में पुलिस प्रशासन को इसका फायदा मिल सकता है। अधिकारियों को मिली ये शक्तियां निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत ही इस्तेमाल की जाएगी। नेपाल में भारी बारिश का असर, बिहार में उफान पर बागमती, शिवहर के एनडीआरएफ कैंप में घुसा पानी। दरअसल बात है कि नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब बिहार में भी देखने लगा है। उत्तर बिहार की प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और शिवहर में बागमती नदी उफान पर है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि नदी का पानी शिवहर स्थित एनडीआरएफ कैंप तक पहुंच गया है। इससे राहत और फिर बचाव दल के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई है। पिपराही और डुब्बा पुल के आसपास कटाव की स्थिति भी बन रही है, जिससे आवागमन और फिर सुरक्षा को लेकर की चिंता बढ़ गई है। नेपाल में बारिश जारी रहने के कारण बागमती समेत दूसरी नदियों के जलस्तर में और बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत बचाव की तैयारी की जा रही है। जंगल छोटा पड़ा तो गांव की ओर निकले बाघ, वीटीआर में बड़ी दहशत, 2 साल में 6 लोगों की गई जान। दरअसल बात है कि वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर में इंसान और फिर बाघों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा है। जंगल से निकल कर के बाघ अब आसपास के गांव और फिर खेतों की ओर पहुंच रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में बाघों के हमलों में 6 लोगों की जान जा चुकी है। वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाघों के लिए पर्याप्त सुरक्षित क्षेत्र बनाए रखने और उनके गाँव की ओर जाने पर रोक लगाने की है। जंगल के आसपास लगातार बढ़ती मानवीय गतिविधियों और फिर सीमित वन क्षेत्र के कारण बाघों के भटकने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। बिहार बोर्ड में मिल रही 75,000 सैलरी वाली नौकरी, 16 अगस्त तक भेजना होगा फॉर्म। दरअसल बात है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने कोऑर्डिनेटर के 3 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 75,000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा। आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। इस पद के लिए उम्मीदवार का किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, जबकि MBA डिग्री वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही जेईई, नीट या फिर किसी कोचिंग संस्थान में कोऑर्डिनेट या समान पद पर कम से कम 5 साल का अनुभव मांगा गया है। उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इंटरव्यू के आधार पर चयन होगा। इंटरव्यू 20 अगस्त को पटना में आयोजित किया जाएगा। ये नियुक्ति संविदा के आधार पर होगी और शुरुआत में 2 साल की सेवा अवधि रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार बिहार बोर्ड की कोचिंग वेबसाइट पर जाकर के 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत का इंडस्ट्रियल हब बनेगा बिहार, करोड़ों के प्रोजेक्ट से बदलेगी सूरत, कुछ ऐसा है मास्टर प्लान। दरअसल बात है कि बिहार को पूर्वोत्तर भारत के बड़े इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित करने की तैयारी चल रही है। सरकार का फोकस बिहार में बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट, बिहार कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश का माहौल तैयार करने पर है। इसके तहत सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी और फिर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को एक साथ आगे बढ़ाने की योजना है। सरकार की कोशिश है कि बिहार में बड़े निवेश आए और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हों। औद्योगिक कॉरिडोर और नए इंडस्ट्रियल क्षेत्रों के विकास से उत्पादन और कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही बिहार को पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के बाजारों से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। सरकार का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी और फिर निवेश से बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। अगर प्रस्तावित योजनाएं तय समय पर जमीन पर उतरती है तो आने वाले वर्षों में बिहार उद्योग और फिर रोजगार के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बिहार को मिलेगी केंद्र से सौगात, जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मंत्री निशांत कुमार ने दिए बड़े संकेत। दरअसल बात है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बीजेपी नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद बिहार के लिए बड़े संकेत दिए हैं। मुलाकात के बाद निशांत कुमार ने बताया है कि बिहार में अस्पतालों और फिर मेडिकल कॉलेजों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर विकसित करने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की मदद से स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसी दौरान
दौरान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि IGIMS को भी बड़ी सुविधा मिली है, जहां पर 16 नई डायलिसिस मशीनों का शुभारंभ किया गया। सरकार का दावा है कि इससे मरीजों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। निशांत कुमार के मुताबिक बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय के साथ कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि केंद्र से बिहार को स्वास्थ्य क्षेत्र में आने वाले दिनों में और कौन कौन सी बड़ी सौगात मिलती है। विक्रमशिला सेतु पर 1 सितंबर से आवाजाही होगी बंद, ध्वस्त हिस्से के पुनर्निर्माण तक इस ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे लोग। क्या होता है पॉइंट ब्रिज? दरअसल बात है कि भागलपुर और नवगछिया को जोड़ने वाली विक्रमशिला सेतु 1 सितंबर से गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से के पुनर्निर्माण का काम 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पुल बंद होने से भागलपुर, नवगछिया के साथ कोसी और फिर सीमांचल के लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। इसी को देखते हुए बिहार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके विक्रमशिला सेतु के समानांतर पॉइंट 2 ब्रिज बनाने की मांग रखी है। अगर ये प्रस्ताव मंजूर होता है तो फिर निर्माण अवधि में लोगों को नदी पार करने के लिए वैकल्पिक रास्ता मिल सकता है। पॉइंट ब्रिज एक अस्थायी तैरता हुआ पुल होता है जिसे बड़े बड़े फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म या फिर स्टील के पॉइंट 2 को जोड़ करके तैयार किया जाता है। इसे आम भाषा में पीपा पुल भी कहा जाता है। बिहार में बनेगी सुनील शेट्टी की अगली फिल्म, सीएम सम्राट चौधरी से की मुलाकात। दरअसल बात है कि बॉलीवुड अभिनेता और फिर निर्माता सुनील शेट्टी ने बिहार में अपनी अगली फिल्म की शूटिंग करने का ऐलान कर दिया है। इसी सिलसिले में उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुनील शेट्टी ने बताया है कि उनकी टीम बिहार में फिल्म की शूटिंग की तैयारियों और फिर लोकेशन को लेकर के काम कर रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अक्टूबर से शुरू हो सकती है और करीब 50 से 60 दिनों तक चलने की संभावना है। सुनील शेट्टी ने बिहार की खूबसूरती और फिर यहाँ उपलब्ध लोकेशन की भी तारीफ की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान बिहार में फिल्म निर्माण और शूटिंग को बढ़ावा देने को लेकर के भी चर्चा हुई है। सरकार की कोशिश है कि बिहार को फिल्म शूटिंग के लिए बेहतर डेस्टिनेशन बनाया जाए, जिससे राज्य में पर्यटन के साथ साथ स्थानीय कलाकारों और फिर तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी रोजगार के अवसर मिले। अब अगर सुनील शेट्टी की फिल्म की शूटिंग बिहार में होती है तो फिर ये राज्य के फिल्म उद्योग के लिए एक अहम शुरुआत मानी जा रही है। बिहार में 1323 करोड़ से बिछेगी रेल लाइनें, 3 फेज में पूरा होगा काम। दरअसल बात है कि बिहार में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत के लिए पटना और फिर आसपास के इलाकों में करीब 1323 करोड़ रुपए की लागत से नई रेल लाइनें बिछाने की योजना है। ये पूरा प्रोजेक्ट 3 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में बख्तियारपुर से फतुहा के बीच करीब 24 किलोमीटर नई रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिस पर लगभग 931 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरे फेज में बख्तियारपुर से पुनपुन के बीच करीब 30 किलोमीटर की रेल लाइन का निर्माण होगा, जिसकी लागत करीब 392 करोड़ रुपए बताई गई है। तीसरे फेज में राजेंद्र नगर से पटना साहिब और फिर पटना साहिब से फतुहा के बीच अतिरिक्त रेल लाइनों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही दानापुर से पटना जंक्शन के बीच भी तीसरी और चौथी लाइन विकसित करने की योजना है। उन्हें पूजा पाठ पसंद नहीं था और हमारा देसी अंदाज है, तलाक पर पहली बार खुल करके बोले तेज प्रताप यादव। दरअसल बात है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर से अपनी निजी जिंदगी को लेकर के चर्चा में है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक को लेकर के पहली बार खुल करके बात की है और शादी टूटने की वजह भी बताई है। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच विचार और जीवन जीने के तरीके में काफी अंतर था। तेज प्रताप यादव ने बताया है कि वे पूजा पाठ करते थे, लेकिन ऐश्वर्या को पूजा पाठ पसंद नहीं था। उन्होंने कहा है कि उनका अपना देसी अंदाज है, जबकि ऐश्वर्या दिल्ली के कॉलेज से पढ़ी थी। तेज प्रताप यादव के मुताबिक दोनों की सोच और फिर जीवन शैली में तालमेल नहीं बैठ पाया, जिसके कारण रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। तेज प्रताप यादव ने यह भी बताया है कि उनकी और फिर ऐश्वर्या राय की शादी अरेंज मैरिज थी। उन्होंने कहा है कि लोगों के बीच ये बात फैल गई थी कि दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके मुताबिक माता पिता के कहने पर उन्होंने शादी के लिए हामी भरी थी। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि दोनों करीब 3 महीने तक साथ रहे। इसके बाद तलाक की अर्जी दाखिल कर दी गई। जब उन्होंने दावा कर दिया है कि मंदिर जाने और पूजा पाठ करने को लेकर भी उन्हें रोक टोक का सामना करना पड़ रहा था। वहीं पर ऐश्वर्या राय की ओर से पहले लगाए गए मारपीट और प्रताड़ना के आरोप पर भी तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है, लेकिन आरोपों को साबित करने के लिए सबूत जरूरी है। तेज प्रताप यादव ने दावा कर दिया है कि उनके घर में लगे सीसीटीवी की कुछ रिकॉर्डिंग उन्होंने अदालत में पेश की है। फिलहाल तलाक का मामला अदालत में चल रहा है। 31 अक्टूबर तक शिक्षक, नवंबर से छात्रों की बारी।
सम्राट सरकार के मंत्री मिथिलेश तिवारी ने क्या कहा। दरअसल बात है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और फिर छात्रों को लेकर के शिक्षा विभाग ने बड़ा प्लान बताया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने साफ कर दिया है कि 31 अक्टूबर तक सरकार का फोकस शिक्षकों की समस्याओं पर रहेगा, लेकिन 1 नवंबर से छात्रों की पढ़ाई और फिर उनके हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही शिक्षकों की छुट्टी को लेकर भी नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने की बात कही गई है। यह सरकार ने साफ संकेत दिया है कि नवंबर से छात्रों की पढ़ाई में किसी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार फिलहाल शिक्षकों की समस्याओं पर काम कर रही है और 31 अक्टूबर तक शिक्षकों के हितों से जुड़े प्लानों पर फोकस करेगी, मामलों पर फोकस करेगी, लेकिन इसके बाद 1 नवंबर से विद्यार्थियों की पढ़ाई और उनके हित सरकार की प्राथमिकता होगी। भाई वीरेंद्र को कौन फंसाना चाहता है, सीएम सम्राट वाली फोटो पर आरजेडी एमएलए बोल गए बहुत बड़ी बात। दरअसल बात है कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ वायरल हुई एक तस्वीर को लेकर के बिहार की सियासत में चर्चा तेज हो गई है। तस्वीर सामने आने के बाद भाई वीरेंद्र ने सफाई देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे बिहार के होते हैं और उनसे मिलना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर के हुई थी। भाई वीरेंद्र ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करने और फिर पार्टी से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस तस्वीर को लेकर के उनके खिलाफ साजिश की जा सकती है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका आरजेडी छोड़ने का कोई भी सवाल ही नहीं है और वे जनता और फिर समाज की सेवा के लिए काम करते रहेंगे। जिन स्कूलों के पास जमीन नहीं उनके लिए राजस्व विभाग ने कसी कमर। दरअसल बात है कि बिहार में जिन सरकारी स्कूलों के पास अपनी जमीन नहीं है उनके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने ऐसे स्कूलों को जमीन उपलब्ध कराने की दिशा में काम करेगा ताकि स्कूलों के संचालन और फिर भवन निर्माण में आ रही दिक्कतें दूर हो सके। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने अधिकारियों को ऐसे स्कूलों की पहचान करके जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही स्कूल परिसर को अतिक्रमण से मुक्त कराने पर भी जोर दिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि वे नियमित रूप से स्कूलों का संचालन निरीक्षण करें और वहां की वास्तविक स्थिति को समझें। जिस सरकार का उद्देश्य स्कूलों को पर्याप्त जमीन और बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो सके। क्रिकेटर मुकेश और आकाशदीप ने ज्वाइन की डीएसपी की नौकरी, डीजीपी ने किया स्वागत। दरअसल बात है कि बिहार के दो स्टार क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप ने अब क्रिकेट के साथ पुलिस सेवा में भी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। जब दोनों खिलाड़ियों ने बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचकर के डीएसपी यानी कि पुलिस उपाध्यक्ष के पद पर औपचारिक रूप से ज्वाइन की है, जहां पुलिस मुख्यालय में दोनों का स्वागत डीजीपी विनय कुमार ने किया है। दरअसल बिहार सरकार की खेल नीति के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में सम्मानजनक जिम्मेदारी देने की पहल की गई है। इसी के तहत मुकेश कुमार और आकाशदीप को डीएसपी बनाया गया है, जब दोनों ही भारतीय क्रिकेटर टीम के लिए खेल चुके हैं और फिर अब पुलिस अधिकारी के तौर पर नई भूमिका निभाएंगे। यह क्रिकेट के मैदान पर अपनी तेज गेंदबाजी से पहचान बनाने वाले दोनों खिलाड़ी अब बिहार पुलिस की वर्दी में नजर आएंगे। उनकी ज्वाइनिंग को बिहार के खेल और फिर पुलिस विभाग दोनों के लिए खास उपलब्धि माना जा रहा है। दोस्तों, किशनगंज हर घर तिरंगा से अब गूंज उठेगा क्योंकि 12 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकलने वाला है। आपको बता दूं कि किशनगंज में आज़ादी के जश्न की तैयारियां तेज हो गई है और इस बार शहर में देशभक्ति का अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। 12 अगस्त की सुबह किशनगंज की सड़कों पर तिरंगों की कतार नजर आएगी। जिला प्रशासन की ओर से हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। पश्चिम पाली चौक से शुरू होने वाली ये यात्रा शहर के कई प्रमुख इलाकों से होकर के गुजरेगी और सरस्वती विद्या निकेतन में जाकर के समाप्त होगी। वहीं पर 15 अगस्त के दिन मुख्य समारोह को लेकर भी प्रशासन ने स्टेडियम से लेकर के सुरक्षा, साफ सफाई और पेयजल और ट्रैफिक तक की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए, अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो। दरअसल बात है कि किशनगंज में स्वतंत्रता दिवस समारोह और फिर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर के जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। दोस्तों, किशनगंज और पूरे सीमांचल के लिए रेलवे से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। वर्षों से जिस रेल परियोजना का रेल लाइन का इंतजार किशनगंज के लोग कर रहे हैं, अब उस परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। किशनगंज जलालगढ़ नई रेल लाइन, जिसकी लंबाई करीब 51.5 किलोमीटर है, उसको केंद्र सरकार की ओर से विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित किए जाने की जानकारी सामने आई है। यानी कि अब इस परियोजना को लेकर के जमीन सर्वे और निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद मजबूत हुई है। किशनगंज के लिए यह सिर्फ एक रेल लाइन नहीं बल्कि सीमांचल की कनेक्टिविटी, व्यापार, रोजगार और विकास से जुड़ी बड़ी परियोजनाएं
मानी जा रही है। जहाँ किशनगंज के लोगों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित किशनगंज जलालगढ़ नई रेल लाइन परियोजना एक बार फिर से चर्चा में है। ये करीब 51 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है जो किशनगंज को जलालगढ़ से जोड़ने का काम करेगी। इस परियोजना को लेकर के पहले भी कई बार उम्मीद जगी, लेकिन लंबे समय तक जमीन पर काम शुरू नहीं हो सका। लोकसभा में दिए गए सरकारी जवाबों के मुताबिक ये परियोजना साल 2008-9 में स्वीकृत हुई थी। दोस्तों, किशनगंज में मानसून के बीच एक बार फिर से नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। खास करके बहादुरगंज और दिगल बैंक इलाके में कनकई और फिर महानंदा समेत कई नदियों के जलस्तर पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। बारिश बढ़ने पर निचले इलाकों में पानी घुसने, ग्रामीण सड़कों का संपर्क प्रभावित होने और खेतों में लगी फसल के डूबने का खतरा बढ़ सकता है। किशनगंज की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नेपाल की तराई क्षेत्र में होने वाली बारिश का असर भी यहाँ की नदियों पर दिखाई देता है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से घबराने की बजाय सतर्क रहने की अपील की है। किशनगंज में मानसून के दौरान एक बार फिर से बाढ़ और फिर नदी कटाव का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। किशनगंज जिले की प्रमुख नदियां कनकई, महानंदा, मेची, रतुआ और फिर डोक के जलस्तर में बारिश के कारण लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। किशनगंज की भौगोलिक स्थिति इस समस्या को और गंभीर बना देती है। जिला नेपाल की सीमा के करीब है और फिर नेपाल के तराई तथा पहाड़ी इलाकों में होने वाली भारी बारिश का असर यहाँ बहने वाली नदियों के जलस्तर पर पड़ सकता है। यही वजह है कि बारिश के मौसम में प्रशासन को लगातार नदी के जलस्तर और निचले इलाकों की निगरानी करनी पड़ती है। दोस्तों, बिहार में अगर आपका राशन कार्ड से नाम कट गया है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आपको मौका दिया है दोबारा अप्लाई करने का। जी हाँ, बिहार में अगर किसी पात्र परिवार का नाम राशन कार्ड की लिस्ट से किसी वजह से हट गया है तो अब वह दोबारा आवेदन कर सकता है। खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग ने ऐसे परिवारों को फिर से आवेदन करने का मौका दिया है। पात्र परिवार जरूरी कागजात के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन मिलने के बाद विभाग की ओर से इसकी जाँच की जाएगी। अगर जाँच में परिवार राशन योजना के लिए पात्र पाए जाते हैं तो उसका नाम दोबारा राशन कार्ड में जोड़ दिया जाएगा। अब सवाल है कि आवेदन कैसे करें, कहाँ से करें। तो बिहार में पात्र परिवार राशन कार्ड के लिए दोबारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अपने नज़दीकी साइबर कैफे या फिर वसुधा केंद्र की मदद ले सकते हैं आप। इसके अलावा ग्राम पंचायत कार्यालय में भी आवेदन से जुड़ी जानकारी और फिर मदद मिल सकती है। वहीं पर पंचायत स्तर पर कोशिश की जा रही है कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी राशन के लाभ से बाहर ना रहे। दोस्तों, बिहार में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब इन प्रमाण पत्रों को बनवाना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि अब इन प्रमाण पत्रों से जुड़े मामलों में नोटरी पब्लिक के सामने विधिवत तैयार किए गए शपथ पत्र को मान्यता देने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि शपथ पत्र की वैधता को लेकर के अंचल कार्यालयों में लोगों को अनावश्यक परेशानी या फिर देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत निष्पादन शपथ पत्र को नियम अनुसार स्वीकार किया जाएगा। खास करके ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वंशावली, जन्म और फिर मृत्यु प्रमाण पत्र कई सरकारी योजनाओं, जमीन जायदाद और फिर अन्य प्रशासनिक कामों के लिए बेहद जरूरी दस्तावेज होते हैं। बिहार में जन्म, मृत्यु और फिर वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया से जुड़ी एक अहम जानकारी भी सामने आई है। राज्य सरकार ने नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत निष्पादन शपथ पत्र को मान्यता देने के संबंध में संभावित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले का सीधा फायदा उन लोगों को मिल सकता है जिन्हें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु या फिर वंशावली प्रमाण पत्र बनवाने के दौरान शपथ पत्र की वैधता को लेकर के अंचल कार्यालय में परेशानी का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार के संयुक्त सचिव नीतीश कुमार की ओर से इस संबंध में योजना एवं विकास विभाग पटना के सचिव और जिलाधिकारी लखीसराय को आदेश पत्र भेज दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अंचल कार्यालयों में जन्म, मृत्यु और फिर वंशावली प्रमाण पत्र से संबंधित मामलों में नोटरी पब्लिक द्वारा निष्पादित शपथ पत्र को नियमानुसार मान्यता दी जाए। दोस्तों, मुखिया समिति मेंबर, सरपंच बनने के ख्वाब देख रहे हैं तो ये खबर आप जरूर जान लें। अगर आप जिला परिषद भी बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि इन लोगों पर चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हाँ, बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट तेज होती ही गाँव की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। यदि आप भी इस बार के चुनाव में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या फिर पंचायत समिति सदस्य जैसे प्रतिष्ठित सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने और जनता की सेवा करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले राज्य निर्वाचन आयोग के कुछ बेहद कड़े नियमों और फिर वैधताओं के बारे में जान लेना आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही या फिर कानूनी अड़चन आपका चुनाव लड़ने का पूरा सपना पल भर में चकनाचूर कर सकती है। अब सवाल है कि आखिर मुखिया बनने के लिए बुनियादी योग्यताएं और जरूरी शर्तें क्या है।
तो आपको बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव में मुखिया या फिर अन्य पदों के लिए खड़े होने वाले उम्मीदवारों को आयोग द्वारा तय किए गए पात्रता मानदंडों के पूरा करना सबसे पहली शर्त है। सबसे पहले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु यानी कि कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और उसका नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। इसके अलावा प्रत्याशी के पास किसी भी प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड या सरकारी बकाया का पचरा नहीं होना चाहिए। जानकारों का कहना है कि चुनाव लड़ने की चाह रखने वाले हर व्यक्ति को नामांकन दाखिल करने से पहले अपने सभी दोस्तों और फिर सरकारी औपचारिकताओं को पूरी तरह दुरुस्त कर लेना चाहिए ताकि स्क्रूटनी के दौरान पर्चा खारिज होने का कोई भी खतरा ना बचे। वहीं पर राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक कुछ खास श्रेणियों के लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के सरकारी लाभ के पद पर है, किसी आपराधिक मामले में सजा याफ्ता है या फिर उसने स्थानीय निकाय का कोई भी पुराना सरकारी बकाया या फिर टैक्स जमा नहीं किया है तो वे चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के 2 से अधिक संतानें हैं या जो तय समय सीमा के भीतर अपने चुनावी खर्च का हिसाब किताब आयोग के सामने पेश करने में असफल रहे हैं, उन्हें भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना जाता है। इसीलिए मैदान में उतरने से पहले इन तमाम कानूनी बिंदुओं की पूरी जानकारी होना हर भावी प्रत्याशी के लिए बेहद जरूरी है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।